जय हिंद। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए राजनीति शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र करा रहा हूँ, जो बहुविकल्पी आती है। आप सबसे पहले एक काम करें, एक अनसॉल्व जरूर ले लें। राजनीति शास्त्र का अनसॉल्व जरूर ले लें। सभी लोग जो है अनसॉल्व पेपर जरूर ले लें। अनसॉल्व लेने से ये होगा कि पहले आप उसमें टिक कर लेंगे, और जब मैं डिटेल बोल रहा हूँ उसे डिटेल लिख लेंगे, तो आगे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर पहला अब मैं शुरू करता हूँ। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। देखिए, प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो प्रबल समर्थक थे, चर्चिल, हिटलर, स्टालिन। ये लोग इस तरीके से नहीं है। स्टालिन क्या है, मार्क्सवादी है, तो प्रजातांत्रिक समाज की बात नहीं करते हैं। करते भी है तो साम्यवाद की तरह करते, उनका अलग है। हिटलर जो है तानाशाही की बात, चर्चिल भी तानाशाही की तरह है। जवाहरलाल नेहरू इसमें बचे। जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक, सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए। किसी भी देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, सबका शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक हैं। देखिए, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में गठन किया गया था, तो उस गठन में आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जेपी नारायण, जिसे जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, ये लोग समाजवादी विचारक थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। तो मैंने तीनों नाम बताए हैं, तीनों में से अगर कोई भी नाम आए कहीं पे तो आप उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो ऐसा राज्य होना चाहिए जो शोषण विहीन, वर्ग विहीन होना चाहिए। शोषण विहीन, वर्ग विहीन मतलब कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। अमीर रहेगा तो शोषण करेगा। राज्य अगर बनेगा, सरकार बनेगी तो शोषण करेगा। कुछ अधिकार दे करके विचारात्मक भ्रम पैदा कर देगा कि हमने तुमको अधिकार दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया, नौकरी पाने का अधिकार दे दिया, उसी के नाम पे शोषण करेगा। तो मार्क्सवाद यही कहता है। जब भी मार्क्सवाद का नाम आए तो ये समझ लीजिए कि मार्क्सवाद या साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, तीनों एक ही है। ये कार्ल मार्क्स से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स ने ही ये ऐसा अपना विचार दिया था। तो ये वर्ग विहीन, शोषण विहीन बात करता है। वर्ग विहीन मतलब कोई वर्ग नहीं होगा, कोई बुर्जुआ वर्ग नहीं होगा, कोई सर्वहारा वर्ग नहीं होगा। बुर्जुआ वर्ग मतलब कोई अमीर वर्ग नहीं होगा, कोई गरीब वर्ग नहीं होगा, सभी एक समान होंगे। समानता की बात करता है। सबके पास पैसे आने चाहिए, सबके पास उत्पादन के साधन होने चाहिए, सबके पास गाड़ी मोटर सब रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो है खूब मलाई खाएं और एक के पास कुछ भी ना रहे, सूखी रोटी भी ना रहे। तो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, यानी राज्य में कोई सरकार ना रहे। मार्क्सवाद यही कहता है कोई शोषण करने वाला ही ना रहे। मार्क्सवाद ये भी कहता है कि जो राज्य बना है, राज्य मतलब जो सरकार के लोग बैठे हैं, ये शोषण करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए बनाए, अमीरों की रक्षा करने के लिए बैठा बनाए हैं। मार्क्सवाद ही ऐसा कहता है। मार्क्सवाद जो विचार है ऐसा कहता है। तो मार्क्सवाद के विचार के मानने वाले कौन कौन है, आगे चल के आपको स्टालिन भी हैं, जो लेनिन भी हैं, लेनिन है, स्टालिन है। ऐसे कई मार्क्सवादी हैं, जैसा जैसा आएगा हम आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। ये कह रहा है परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। देखिए, परंपरागत सिद्धांत क्या, जो प्रथा परंपरा से चलती चली आ रही, जो रीति रिवाजों से चलती चली आ रही, जैसे राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा, तो प्रथा के अनुसार हुआ ना, रीति रिवाज के अनुसार हुआ। कानून के हिसाब से होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो अगर चुनाव जीत के जा रहा है तो वही प्रधानमंत्री होगा, वही राजा बनेगा। तो कानून के हिसाब से बनेगा। तो कानून के हिसाब से छोटा हो बड़ा हो, उम्र में कम हो ज़्यादा हो, वो कानून के तहत ही बनाया जाएगा। भारत में क्या है, संवैधानिक आधार पर बनाई जाती है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। एज देख के प्रथा परंपरा नहीं होता कि प्रधानमंत्री के बेटा ही प्रधानमंत्री होगा, ऐसा नहीं होता। आईएएस का बेटा ही आईएएस होगा, ऐसा नहीं है। तो परंपरागत सिद्धांत यही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, तार्किक तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर जो कानूनी कानूनी सत्ता को ही, जो कानूनी सत्ता है उसी को तार्किक सत्ता कहते हैं, तार्किक वैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि चमत्कारी सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। तो तार्किक सत्ता वही जो जो कानून का है, वही तार्किक सत्ता है। कानून के आधार पे आप अपना आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। ये नहीं, परंपरागत नहीं है कि लेक्चरर का बेटा लेक्चरर बनेगा। राजा भोज गंगुतेली एक ही लाइन में खड़े होंगे, कोई ना राजा भोज रहेगा ना कोई गंगुतेली रहेगा। यही तार्किक वैधानिक सत्ता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व असीम रहती है। इसका मतलब अब व्यक्ति अपने आप में
अपने आप में समर्थ है, वो कर सकता है, उसको स्वतंत्र कर दो। उसको ज़रूरत नहीं है किसी सरकार की कि वो उसके लिए कुछ बनाए, कुछ प्रोजेक्ट बनाए, वो अपना कर लेगा। तो कौन कहेगा इसमें? हीगल आदर्शवादी हैं, बेंथम व्यक्तित्ववादी हैं, ग्रीन सकारात्मक उदारवादी हैं, मिल हैं उदारवादी हैं। ऐसा जो प्योर उदारवादी रहेगा ना वही कहेगा। तो जे.एस. मिल के बाप का नाम जेम्स मिल था। जेम्स मिल भी इसी तरीके से हैं। जे.एस. मिल, ये जो मिल है, दोनों मिल अगर आए तो जेम्स मिल और जे.एस. मिल। जेम्स मिल बाप हैं, उनका बेटा जे.एस. मिल है, ये उदारवादी हैं। तो ऐसा यही कहेंगे, उदारवादी ही कहेंगे। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, देखिए लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक क्या, जॉन लॉक के बारे में, लॉक नहीं है, लॉक पढ़िएगा। जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सा? टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध। हिंदी में लिख दिया इसको। लॉज जो है, लॉज उसका है नहीं, लॉज प्लेटो का है, पॉलिटिक्स अरस्तु का है, रिपब्लिक, रिपब्लिक भी प्लेटो का है। तो ये शासन पर 2 निबंध, ये जॉन लॉक की पुस्तक है। इसको इंग्लिश में आएगा तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिख करके आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, आप बता दीजिए। पूंजीवाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता, मैंने पहले भी बताया था, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता मुसोलिनी है। मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का नेता था? इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था, इटली में। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक है। ये लोग तानाशाही की बात करते हैं, एक व्यक्ति का शासन पे विश्वास रखते हैं, एक व्यक्ति के शासन पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि अपने कर रहे हैं तो वही सही ठहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने लोकतंत्र को जनता का शासन लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? ऐसा अब्राहम लिंकन ने किया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, आधुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह है। जैसे हमारे देश में क्या है, आधुनिक प्रजातंत्र, या किसी भी देश में अगर आधुनिक प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, संसद भवन भेजते हैं, अपने लिए कानून बनवाते हो, हमारे लिए कानून, हमारे हित के लिए सोचते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जा नहीं सकते, प्रत्यक्ष रहेगा तो हमको सबको संसद में पहुंचना पड़ेगा, तो ऐसा तो संभव नहीं, इतना बड़ा देश है, इसीलिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र को आधुनिक प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट सभी होते हैं। 12वां क्वेश्चन, प्रजातंत्र शासन है, प्रजातंत्र शासन है मतदाताओं का, जनता का, संसदों का? तो सभी का शासन है, जनता ही मतदाता बनती है, जनता में से ही एक सांसद बनता है जो प्रतिनिधि बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष की बात करती है? मैंने बताया था वर्ग संघर्ष का साम्यवाद बात करेगा, साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद, तीनों एक ही है। ये वर्ग संघर्ष की बात करेगा, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग मतलब जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है। अब बुर्जुआ वर्ग जो अमीर वर्ग है, जो शासक करता है, जो शासन करता है, जो अपना बड़ी बड़ी बिजनेस अपने हाथ में लिया रहता है, वो बुर्जुआ वर्ग होता है। वो ही गद्दी पर बैठते हैं तो उनको कहता है उखाड़ के फेंक दो, साम्यवाद आ जाएगा। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था पूंजीवाद में होती है, जो चाहे वो बिजनेस करे, आप चाहें अपना बिजनेस करें और हम चाहें अपना बिजनेस करें, सबको फ्री रहना चाहिए, सबको फ्री अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, सब लोग अपना अपना बिजनेस करें, अपना आर्थिक आधार पे अपना अपना बिजनेस करें, यही है पूंजीवाद में होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता संबंधित है, आपको मैंने बताया था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में, अप्रत्यक्ष के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, अप्रत्यक्ष के बारे में भी जान लीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 15 अभी आया, तो भारत में है। सॉरी, भारत में नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, स्विट्जरलैंड की झीलों में आज भी कैंटिनो, जिसे कैंटिनो कहा जाता है, कैंटिनो में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता खुद अपनी गवर्नमेंट चुनती है वहाँ के, और जनता अगर कोई बात होता है तो जनता उन्हें अपना ही उतार भी देती है, जनता ही समझिए संसद है वहाँ पे। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, जनता में होती है। ठीक है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है, मैंने बताया था उदारवाद क्या कहता है, फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मांगता है, हमें स्वतंत्र रहने दो, लेसेस फेयर स्टेट की बात करता है।
हस्तक्षेप की बात करता है कि सरकार हमारे काम में हस्तक्षेप न करे। अगर कोई हमको डंडा मारता है 100 नंबर पे हम फ़ोन कर देंगे, पुलिस आ जाएगी, बस हमको सुरक्षा दे। सुरक्षा से ज़्यादा कुछ मत करे। हमें सीमित सरकार की बात करता है। सीमित सरकार मतलब कम शासन करे, ज़्यादा हमारे पे शासन न करे, बस एक जगह करे, सुरक्षा का काम करे, बस बाकी हमें छोड़ दे, हम सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या व शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियाँ कौन सी हैं? उपरोक्त दोनों, अभिजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति। संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियाँ कौन है? दोनों हैं, अभिजनात्मक और संस्कृति। जन संस्कृति में जो सभी लोग हैं, अभिजनात्मक मतलब जो अभिजन है, जो शासन प्रशासन करते हैं, जो बड़े लोग हैं, राजतंत्र में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति का स्वभाव है शक्ति का स्वभाव भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, शक्ति भ्रष्ट करती है, बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाती तो शासक को भ्रष्ट करके ही रखती है। तो किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन ने कहा था। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, शक्ति तो भ्रष्ट करती है और अधिक शक्ति तो भ्रष्ट करके ही छोड़ती है। तो ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र में लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो। ये तीनों हैं अभिजन सिद्धांत के समर्थक, ये तीनों हैं। इनके बारे में अगर डिटेल बताएंगे तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। मैंने कहा था मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद कहा जाता है, साम्यवाद कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तीनों अगर कहा जाए तो एक ही चीज़ है। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। जो अंतिम रूप से क्या होता है? साम्यवाद की बात करता है कि साम्यवाद हो जाएगा, साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य जरूरी है लेकिन बुराई है। ये कह रहा है राज्य आवश्यक बुराई, राज्य होना जरूरी भी है लेकिन एक बुराई है। कौन कहता है? व्यक्तिवाद कहता है। समाजवाद कहता है राज्य एक अच्छी संस्था है क्योंकि कल्याणकारी काम करता है। समाजवाद कहता है, लेकिन व्यक्तिवाद क्या कहता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य तो रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसे रहना जरूरी इसलिए है कि सुरक्षा कौन देगा? अगर हम कमा लिए, पैसा हो गया, लूटेगा खसोटेगा कोई तो कौन करेगा सुरक्षा? पुलिस हमारे पास कौन देगा? तो व्यक्तिवाद कहता है राज्य पुलिस का काम करे, बस सुरक्षा दे। क्वेश्चन नंबर 23, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण, पहली वीडियो में मैं बताया था, उदारवाद समाजवाद के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? मैंने बताया था सत्ता 3 प्रकार की होती है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता, ठीक है। यथार्थवादी सत्ता नहीं, तीनों ये बस यही है। जहां भी सत्ता का वर्गीकरण की बात करें तो पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता परंपरा के आधार पर, करिश्माई सत्ता कुछ करिश्मा के आधार पर, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने किया था, गुट निरपेक्ष की नीति को इन्होंने अपना इजाद किया था, इन्वेंशन किया था। वैधानिक सत्ता जो कानूनी तर्कों के आधार पर, जिसे तार्किक सत्ता भी कहा जाता है, वैधानिक सत्ता को। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? सर्वाधिकारवाद माने आपके सभी अधिकारों पे, आपके सभी कार्य प्रणाली पे अपना अधिकार जमाएगा। कौन सा करेगा? एक दलीय प्रणाली होगा जो सभी जगह इंटरफेयर करेगा, वो एक दलीय व्यवस्था होती है। वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? वर्ग चेतना, मैंने कहा ना, वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना कौन रहेगा? जो मार्क्सवादी रहेंगे। तो मार्क्सवादी कौन है? हाब्स तो व्यक्तिवादी हैं, हाब्स लॉक दोनों व्यक्तिवादी हैं। रूसो, लेनिन, देखिए लेनिन हो गया, स्टालिन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, ये मार्क्सवादी हैं। तो वर्ग चेतना की बात करें, वर्ग चेतना मतलब गरीबों में गरीब जो वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उनके दिमाग में चेतना पैदा करना हो, उनको जागरूक करना है कि तुम जागो, देश के पूरे दुनिया के मजदूरों जागो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। उठाओ लाठी डंडा, सबको उठा के फेंक दो और अपनी सरकार बना दो। उसी का चेला लेनिन है। सत्ता का प्रमुख कार्य है, इसके पहले वाले में भी था, समन्वय करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था बनाए रखना। उपरोक्त सभी हैं इसमें। उग्र राष्ट्रवाद दर्शन करता है। उग्र राष्ट्रवाद कौन सा दर्शन है? फांसीवाद का है, जो मुसोलिनी ने कहा था। नाजीवाद का भी उग्र राष्ट्रवाद है
कि भाई राष्ट्र देश से ऊपर कुछ नहीं, राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है राज्य के लिए तुम मिट जाओ। अब जो है भारत माता बलिदान मांग रही हैं, पुलवामा जैसी अटैक होनी चाहिए, भले जितने भी हैं उनकी जो आर्मी है, आर्मी मैन है, अपनी जान गंवा दे भारत माता के लिए, राज्य से ऊपर कुछ नहीं, ऐसा फांसीवाद में होता है। फांसीवाद यही कहता है ना कि राज्य के नाम पे कि अपना सभी जितने भी युवा हैं उनको उनको बलवेदी पे चढ़ा देता है। उग्र राष्ट्रवाद इसी को कहा जाता है। तुम राष्ट्र से प्रेम करो, भारत माता की जय, इससे ऊपर कुछ नहीं, चाहे हमारा घर रहे चाहे बिके, उससे ऊपर नहीं, हमें नौकरी जरूरत नहीं है। आप राष्ट्रवादी बनो, उग्र राष्ट्रवादी बनो, नौकरी लेके क्या करोगे, नौकरी की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो फांसीवाद दर्शन में ऐसा होता है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो अप्रत्यक्ष में भी रहता है। जैसे हमारे यहाँ क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, 18 साल से ऊपर सभी लोग वोट देने का सबको अधिकार है। लेकिन जनमत संग्रह, आरंभक जिसे उपक्रम, लोक निर्णय, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही होता है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बता देंगे। लेकिन बस ये जानिए कि ये तीनों रहता है। वयस्क मताधिकार ये सब जगह आता है, अप्रत्यक्ष में भी आता है। तो प्रत्यक्ष में ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जनसांख्यिकी। तो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है वो धर्म से ऊपर है। हम लोग धर्म निरपेक्ष बन रहे हैं, धर्म से ऊपर बन रहे हैं, धर्म को, राजनीति से धर्म को अलग कर रहे हैं। तो सामाजिक तो है कि भाई समाज, सभी के साथ सामाजिक भावना में भेदभाव ना हो, आर्थिक में सभी के साथ समानता आए, जनसांख्यिकी में सभी पॉपुलेशन पे भी सोचा जाए। धार्मिक नहीं है, धार्मिक रूप से हटा देना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, वही देखिए धर्मनिरपेक्ष आ भी गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा है जो धर्म को राजनीति से अलग करे, वही धर्मनिरपेक्ष है। भारत देश में क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म को राजनीति से अलग करता है ना। ये नहीं कि मुसलमानों का है तो शरीयत के अनुसार होगा, हिंदू का है तो मनु के अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। तटस्थ रहता है भाई, कुछ दे दिया अधिकार, आप अपना अपना धर्म मानो। सिख हैं आप तो अपना धर्म मानो, ईसाई हैं तो अपना धर्म मानो। लेकिन राजनीति को अलग कर दिया। संविधान का कानून चल रहा है हमारे भारत में, संविधान के अनुसार चल रहा है, न कि शरीयत से चलता, न तो मनु प्रथा से चल रहा, न किसी प्रथा परंपरा से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, सर्वोत्तम सरकार वही जो कम शासन करती है। मैंने कहा ना, सर्वोत्तम कौन कहता है कि सीमित काम करो भैया, सर्वोत्तम सरकार तुम रहोगे, बस पुलिस का काम करो, कौन कहेगा, व्यक्तिवाद कहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन बहुरूपिया है, ये किसने कहा है? इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, सरकार के बदले हुए कार्य के संदर्भ में इसे समझाया जा सकता है। ये ग्लाडन ने कहा था। ग्लाडन कहते हैं कि लोक प्रशासन एक बहुरूपिया है। अब लोक, देखिए लोक प्रशासन का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 34, किसने स्पोर्ट कोइट्स, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के कौन संबंधित हैं? वैज्ञानिक प्रबंध उपागम से कौन संबंधित हैं? टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के संबंधित हैं। टेलर कहते हैं कि काम वैज्ञानिक रूप से किसी से करवाओ, मजदूरों से, जैसे जो कार्य करता है किसी भी संगठन में, संगठन की बात, किसी भी संगठन में ऐसा काम कराओ, उन्हें ऐसा मत कराओ कि दिन भर की मजदूरी दो। नहीं, एक कमीज बनाना है तो उस पर ऊपर रेट फिक्स कर दो, 50 रुपया है तो 50 मिलेंगे, 2 बनाओगे तो 100 रुपये मिलेंगे। अगर कह दो कि 8 घंटा करोगे 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, नहीं, 2 घंटा करोगे 300 मिलेगी, इतना काम कर दो। तो वैज्ञानिक तरीके से यही कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन यही इन्होंने दिया है, तो टेलर ने। हथोर्न अनुसंधान संबंधित है। देखिए हथोर्न जो है मानवीय संबंधात्मक उपागम है। इसको हथौड़ों को पढ़ाने के लिए एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, बस इतना जान लो, मानवीय संबंध, जहाँ भी मानवीय संबंध आए तो हथौड़ अनुसंधान हुआ था, हथौड़ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो मानवीय संबंध हुआ था। ये कौन किया था? एल्टन मेयो ने किया था। तीनों में बता दिया, तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर लोक प्रशासन से आएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें जो भी डिटेल बता रहा हूँ, इससे बाहर लोक प्रशासन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से आता है जो मैं बोल रहा हूँ, उससे आगे नहीं आएगा। संगठन के 14 सिद्धांत का उल्लेख किसने किया? देखिए संगठन के 14 सिद्धांत का उल्लेख हेनरी फ्योल ने किया था। हेनरी फ्योल ने 14 संगठन सिद्धांत दिया था, ठीक है। लूथर गुलिक जो है, लूथर गुलिक पोस्ट कार्ब को दिए थे, पोस्ट कार्ब भी हो सकता है आगे आ जाए, पोस्ट कार्ब दिए थे। संगठन के 7 तत्व बताए थे। एल्टन मेयो, देखिए ये दिया है ना, एल्टन मेयो
क्वेश्चन नंबर 36 का हथोर्न, तो यही एल्टन मेयो हथोर्न प्रयोग किए थे। मानवीय संबंध सिद्धांत वेल्टन मेयो ने ही किया था। ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड के बारे में आगे बता देंगे। लाल फीताशाही संबंधित है नौकरशाही से। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है? फाइलबाजी। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं लाल फीताशाही तो करते हैं। लाल फीताशाही फाइलबाजी, लाल फीताशाही मतलब फाइलबाजी। जाओ वहाँ प्लेट प्रमाण पत्र बनवाना है, 4 जगह घूमना पड़ेगा, वहाँ जाओ साइन करा के आओ, वहाँ जाओ साइन करा के, फाइलबाजी ही है। तो नौकरशाही में तो होता है। जब भी आप नौकरी के लिए ले जाना, वेरिफिकेशन के 4 जगह करवाना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है पुलिस से, तो पहले उनसे जाओ दस्तखत करो, पहले उनसे दस्तखत करो, तो ऐसा होगा। फाइलबाजी हो तो लाल फीताशाही मतलब नौकरशाही में ही होता है। नौकरशाही में ही होता है। नौकरशाह जो रहते हैं वही फाइलबाजी ज़्यादा करते हैं। प्रत्योजन से संबंधित एक तत्व है। प्रत्योजन से संबंधित तत्व क्या है? कार्य वितरण है। जैसे अपने कार्यों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सीओ साहब अपने कार्य को, अपने जो ड्यूटी है विवेचना करने के लिए दरोगा को दे दिए कि जाओ हमारा ये वाला विवेचना तुम करो, यहाँ मर्डर हो गया, इस विवेचना को तुम कर लो। तो प्रत्योजन संबंधित तत्व यही है, कार्य को वितरण करना, कार्य को बांट देना। क्वेश्चन नंबर 40 निर्णय प्रक्रिया संबंधित है। निर्णय प्रक्रिया संबंधित है किससे है? हर्बर्ट साइमन से। हर्बर्ट साइमन जो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित हैं। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के बारे में बताया है कैसे कैसे निर्णय प्रक्रिया होना चाहिए। लोक प्रशासन के ही ये जो भी आगे आ रहा है लोक प्रशासन का ही सभी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 ये भी लोक प्रशासन से है। समन्वय आदेश की तकनीकी है। समन्वय आदेश की तकनीकी किस में होती है? संगठन में होती है। संगठन में ही समन्वय आदेश की तकनीकी होती है। वरिष्ठ अधिकारी जो है कनिष्ठ अधिकारी को आदेश देता है। जैसे एसएसपी साहब है, किसको आदेश देंगे? सीओ साहब को देंगे। सीओ साहब थाने पे आदेश देंगे। तो आदेश की एकता बनी रहेगी। तो समन्वय आदेश की तकनीकी संगठन में होती है। जो पुलिस क्या है? पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत संबंधित है। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा संबंधित है। मोटिवेशन थियरी है, अभिप्रेरणा है। अब इस पे क्वेश्चन और भी आएगा कि पहला आवश्यकता क्या है, किसी संगठन की पहली आवश्यकता क्या होती है, किसी व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या होती है, आएगा। और अंतिम वाला क्या होता है? पहला जो होगा, पहली आवश्यकता जो होती है वो जैविक, पहले खैले जुगाड़ करो खाने का। फिर अंतिम क्या होती है? बुढ़ापे में क्या होती है? पूजा पाठ नमाज पढ़ो, आत्मसिद्धि की होती है। आगे अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा कर लेंगे आप। पहला खाने का जैविक, पहला और लास्ट वाला पूछेगा, और लास्ट वाला आत्मसिद्धि का। क्वेश्चन नंबर 43 निष्पक्ष चुनाव आदर्श प्रणाली है। निष्पक्ष चुनाव आदर्श प्रणाली क्या होता है? भर्ती में होता है। जैसे लोक सेवकों की भर्ती होती है, आईएएस आईपीएस पीसीएस और रजिस्ट्रार जो भी पीसीएस अधिकारी होते हैं उनका क्या होता है? निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष इसी को कहा जाता है। प्रशिक्षण अगर होने लगेगा तो इसमें तो निष्पक्ष हो ही नहीं पाएगा। लोक सेवा निष्पक्ष नहीं, यही है। बजट की व्युत्पत्ति कैसे होती है? बजट देखिए, बजट एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है, लेकिन लैटिन भाषा से ही बजट बना है। फ्रेंच शब्द नहीं, बजट फ्रेंच है लेकिन ये लैटिन भाषा से बना हुआ है, तो इसमें लैटिन ही सही करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 ओम्बुड्समैन सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। ओम्बुड्समैन स्वीडन में हुआ था ओम्बुड्समैन। 46 लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन कितने तत्व? मैंने बताया था लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक पोस्ट कार्ब, अब लिख के कहीं आ जाए पोस्ट कार्ब को गिनेंगे तो 7 आएगा। 7 हैं लोक प्रशासन के तत्व। तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब को दिया, 7 हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 राजनीति और लोक प्रशासन के पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने किया? बिना देखे आप बता सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था। राजनीति को लोक प्रशासन से किसने अलग किया था? राजनीति से लोक प्रशासन को किसने अलग किया था? तो आप सबसे पहले कह देंगे अरस्तु। नहीं कहेंगे, अरस्तु ने धर्म को राजनीति से अलग किया था प्राचीन में, और आधुनिक युग में मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग किया था। वुडरो विल्सन ने राजनीति को लोक प्रशासन से अलग किया था। लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन कहे जाते हैं। राजनीति शास्त्र है ना, इसमें देखिए लोक प्रशासन भी अलग से पढ़ाया जाता है बहुत सारे विश्वविद्यालय में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में। तो वुडरो विल्सन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने राजनीति शास्त्र से
लोक प्रशासन को अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 48, मैस्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत, देखिए आ गया ना मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत कि सर्वोच्च अवस्था क्या है, आ गया ना यहाँ पे आत्मसिद्धि की अवस्था। सर्वोच्च पहली अवस्था जैविक अवस्था है, जैविक प्राप्तकर्ता की अवस्था है, मतलब जैविक अपना खाने पीने की व्यवस्था पहले करेगा। लास्ट में जो है पहले आत्मा तब परमात्मा, पहले आत्मा खुश रखेगा। लास्ट वाला जो स्टेप है वो आत्मसिद्धि का है। बुढ़ापे में नमाज पढ़ेगा, बुढ़ापे में पूजा पाठ करेगा, गुरुद्वारे में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नौकरशाही संदर्भित करती है, नौकरशाही वहाँ बताया था मैंने, नौकरशाही लाल फीताशाही को फाइलबाजी संबंधित करती है। सरकारी कहाँ होती है, सरकारी विभाग में ही होती है। फाइलबाजी कहाँ होगी, सरकारी विभाग में होती है, सरकारी कर्मचारी करते हैं। संरचनात्मक व्यवस्था होती है। अब सरकारी विभाग में क्या होते हैं, संरचना स्ट्रक्चर होता है। ऊपर वाला अधिकारी कहेगा ये साइन करो, नीचे जाओ, और वो कहेगा उसके पास जाओ, तो एकदम स्ट्रक्चर होता है, संरचनात्मक व्यवस्था होती है। ये नहीं अगर वहाँ काम है तो वही उनका भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे एकदम स्ट्रक्चर होती है, व्यवस्थित होती है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संचार प्रक्रिया का तत्व व्याख्याकार नहीं, संचार वैसे स्रोत होगा। आपको कम्युनिकेशन करना है, किसी के पास कुछ भेजना है तो बोल के बताएंगे भाई ऐसा जाके बोल देना, तो आप सोर्स हो गए, स्रोत जिसे कहा जाएगा। अब वहाँ से अब ये प्राप्त करता, ये प्रापक लिखा है, ये प्राप्त करता है। आंसर पेपर में थोड़ा सा गलत लिखा है, ये प्राप्त करता है। प्राप्त करता अपना पाएगा, फीडबैक भेजेगा, व्याख्याकार इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अधिकार और उत्तरदायित्व एक साथ ही है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, अधिकार और उत्तरदायित्व एक साथ होते हैं। जिसका कुछ अधिकार होता है उसके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं, कुछ निभाने भी होते हैं। अधिकार को प्रत्योजित किया जा सकता है। क्या अपना अधिकार आप किसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका अधिकार जो है आप ही करेंगे, जो आपका काम है वो आप ही करेंगे। आपकी ड्यूटी जो है वो ड्यूटी को ट्रांसफर कर, जैसे जो आपका कर्तव्य है वो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो आपका अधिकार है आप ही करेंगे। आपका जीने का अधिकार है तो आप ही के पास रहेगा, कि आपका जीने का अधिकार दूसरा कोई नहीं लेगा। ठीक है, किसी को फांसी दे दी गई, आप ये नहीं कर सकते हमारा अधिकार उसे दे दो, उसे जीने का अधिकार दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अधिकार प्रत्योजित, लेकिन लोक प्रशासन का क्वेश्चन है ये, उत्तरदायित्व को प्रत्योजित किया जा सकता है। जैसे उत्तरदायित्व है उसे प्रत्योजित किया जा सकता है। ये सही है कि जैसे हमारा कर्तव्य है तो हम अपने कनिष्ठ जो छोटा अधिकारी हो उसको दे सकते हैं कि ये काम तुम कर दो। क्वेश्चन नंबर 52, लोक प्रशासन पर पहली किताब लिखी थी। लोक प्रशासन पर पहली किताब जो है वुडरो एल.डी. वाइट ने लिखा था। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन की पहली किताब लिखा था। एल.डी. वाइट ने लिखा था। एल.डी. वाइट लोक प्रशासन में पहली किताब लिखा था। एल.डी. वाइट बहुत ही फेमस विचारक हैं, इन्होंने लोक प्रशासन पर पहली किताब लिखा था। तो बच्चों आपको किताब के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो हम किताब के बारे में भी बता देंगे कि लोक प्रशासन की पहली किताब इन्होंने क्या लिखा था। अगर कमेंट करते हैं तो मैं बता दूंगा, इसकी ज़रूरत अगर आगे होगी तो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 53, कार्य निष्पादन बजट आधारित है। कार्य निष्पादन बजट आधारित है, इसको बजट पढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे। एक क्वेश्चन बस आप स्किप कर दीजिए, बजट पढ़ाएंगे तो मैं इसको भी बता दूंगा। कार्य निष्पादन बजट आधारित है, या इसके बाद वाली वीडियो में मैं बता सकता हूँ, बता भी दूंगा। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताना होगा कि निष्पादन बजट होता क्या है, तो मैं बता दूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54, राजनीति प्रशासन विभाजन सिद्धांत दिया था। राजनीति प्रशासन विभाजन सिद्धांत दिया था। देखिए राजनीति या प्रशासन विभाजन जो सिद्धांत दिया था वो फ्रेंच गुडनाउ ने किया था। फ्रेंच एच गुडनाउ ने किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने राजनीति प्रशासन विभाजन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन की स्थापना रखी। संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन की स्थापना रखी, वुडरो विल्सन। मैंने कहा ना लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है, विल्सन को कहा था। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता कहे जाते हैं, वुडरो विल्सन। याद रहे, कभी भी अगर पूछे कि लोक प्रशासन का पिता, अब यहाँ पे ये पूछ दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे वो लोक प्रशासन का, उन्हें पिता भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के पिता अगर किसी पूछा जाए कौन है, तो लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, नियंत्रण की सीमा का तात्पर्य है।
जो भी इसमें दे, संगठन को नियंत्रित करने की शक्ति, कार्यपालक के नियंत्रण की अवधि, अधीनस्थों की संख्या जिन्हें उच्च अधिकारी सीधे नियंत्रित करते हैं। अभी मैंने इसके पहले बताया सभी चीज़ें, व्याख्या मैंने किया है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक संबंध में व्यक्तिगत संबंध के आधार पर नियुक्ति के प्रचलन को जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक संबंध अब व्यक्तिगत संबंध के आधार पर जो नियुक्ति का जो प्रचलन होता है ना, उसे लूट खसोट कहा जाता है। जो हाँ, जैसे वहाँ पे जो जो विधायक मंत्री, अपने भाषा में समझिए, जो विधायक मंत्री होते हैं वो अपने ही आदमी को लोक सेवा में भर्ती कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो एग्ज़ाम होता है अच्छे से, IAS PCS बनाने के एग्ज़ाम होता है, वहाँ इसी को वहाँ पे बड़ी यही चीज़ है, उसके ऊपर आरोप भी लगता है कि लूट खसोट की व्यवस्था वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 58, सार्क। सार्क क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे क्षेत्रीय संगठन को बनाया गया, और इसलिए बनाया गया कि यहाँ का विकास अपना किया जा सके, एक दूसरे की एकता अखंडता की सहयोग किया जा सके। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका होगा। तनाव शैथिल्य का तात्पर्य है, तनाव शैथिल्य का तात्पर्य है तनाव में कमी। शैथिल्य मतलब शिथिल जिसे कहते हैं आप, जिसे शीत युद्ध के बीच में तनाव शैथिल्य आई। USSR, जो आज आप रसिया को देखते हैं, रूस को देखते हैं, जो अभी युद्ध यूक्रेन से चल रहा है, तो यूक्रेन और रसिया मिला के 15 देश थे जिन्हें USSR कहा जाता था। 1991 में इसका विघटन हो गया। आज जब विघटन हो गया तो सभी 15 देश में टूट गए। तो USSR और अमेरिका, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे, दोनों अलग अलग के सैनिक संगठन भी हुआ करते थे। तो USSR का सैनिक संगठन को कहा जाता था वार्सा ग्रुप, और उसके सैनिक संगठन को कहा जाता था नेटो ग्रुप, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ग्रुप कहा जाता था। उसमें 30 सदस्य हैं, 30 देशों के सदस्य हैं, आज भी हैं। अभी नेटो के बारे में आपने सुना होगा, जब रूस यूक्रेन से अभी युद्ध चल रहा था, अभी चल भी रहा है। तो तनाव शैथिल्य का तात्पर्य तनाव में कमी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अभी मैंने जो वही बताया, सोवियत संघ, जो USSR, जो रसिया आज देख रहे हैं, वो सोवियत संघ हुआ करता था, 1991 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ठीक है, यूएनओ का गठन 1945 में हुआ था। ठीक है, जो यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर आपको डेट भी पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, और उस समय जो संस्थापक सदस्य थे उसमें 51 सदस्य थे। अब वर्तमान में 193 सदस्य। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। जब यूएनओ का बुनियाद रखी जा रही थी, यूएनओ बनाया जा रहा था, तो उसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, ऐसा नहीं, हमारे पुराने प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा। नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया है। गुट निरपेक्ष नीति नेहरू जी का है, जो आज भी सरकार उसी पे चलती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर का निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र बारे में बार आप सुन लीजिए पूरा, थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र का जो है क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार जो अटलांटिक चार्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1942 में। 1943 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के तेहरान सम्मेलन हुआ था, कि जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तेहरान सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे पहला शब्द का प्रयोग किया अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, 1 मिनट, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण हुआ। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। जो ये क्वेश्चन आया है, इसके आगे अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो अभी कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का स्वीकार कर लिया गया है। यानी पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब बन गया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त यूएनओ बना था। अगला क्वेश्चन अब देखें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का निर्माण सैन फ्रांसिस्को हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 64,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में है, द हेग में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 65, 1648 से 1945 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। 1648 से 1945 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभिलक्षित होते हैं, मतलब 1648 से 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसा था? उस समय एक ध्रुवी था। 1648 से 1945 तक अगर बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ध्रुवी था। एक पूरी दुनिया का एक ही दरोगा था, वो अपना ही दबंगई करता था। आज भी अमेरिका दबंगई करता है, वो अमेरिका दबंग था। वो दरोगा बनना चाहता है, यूएसएसआर अपना दरोगा बनना चाहता है कि हम दुनिया में दबंग बन के रहेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। जैसे गांव में देखते हैं, एक दबंग रहता, फिर कहता दूसरा दबंग भी तैयार होता, कहता ना हम भी रहेंगे। तो उस समय एक ही था। क्वेश्चन नंबर 66, वर्साय की संधि से शांति हुई। वर्साय की संधि से शांति हुई, मध्य पूर्व में हुई थी। एशिया में, मध्य पूर्व में हुई थी। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन सा नहीं है? 5 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के 5 अंग हैं, जिसमें महासभा है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन ये एजेंसी है। अंग इसके 5 हैं। पहला है सुरक्षा परिषद है, दूसरा महासभा है, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, चौथा है सचिवालय है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, छठवां है न्यास परिषद, जिसे ट्रस्टी काउंसिल कहते हैं। न्यास परिषद के बारे में जैसे गांधी जी बताया था ना, वैसे वही न्यास परिषद है। तो उसके बारे में अगर इतना ही तक जाने आप अभी इसमें। और ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है, ये एजेंसी है। 4 एजेंसियां भी हैं। ILO जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एजेंसियां, दूसरी एजेंसी का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको अगर हिंदी में लिख के आएगा तो यूनेस्को लिख करके आएगा। और तीसरा है कृषि एवं खाद्य संगठन, संगठन है। चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO, जो बार बार अभी कोरोना में हाईलाइट था, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो ये एजेंसियां हैं, 4 एजेंसियां हैं और 6 इसके अंग हैं। जो इसका मुख्य पार्ट है 6 है। सुरक्षा परिषद पहले नंबर पे आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके बारे में मैंने बता दिया, एजेंसी है। सार का विचार किसने दिया? सार का विचार जो है जियाउर रहमान ने दिया था। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा हम लोग अपने रीजन के का, अपने तरफ का साउथ का एक एसोसिएशन बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए जिसका आपस में सहयोग हो, आपस में इसका किया जाए, बढ़ावा किया जाए सहयोग करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, क्यूबन मिसाइल संकट कब शुरू हुआ? क्यूबन मिसाइल संकट 1962 में शुरू हुआ, 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? शीत युद्ध कब शुरू हुआ? मैंने कहा था ना कि आज़ाद, जब उस समय हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो है शीत युद्ध शुरू हुआ। और किसमें हुआ? यूएसएसआर और जो आज रसिया देख रहे हैं वो यूएसएसआर था, और अमेरिका गुट में हुआ था। तो यूएसएसआर गुट में और अमेरिका गुट में हुआ था, ये दोनों गुट में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ भी बना, इसीलिए बना कि आगे तीसरा विश्व युद्ध ना, अब तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया नहीं रहेगी। तब तो परमाणु बम था भी नहीं, अब तो परमाणु बम हो सबके पास है, बहुत देशों के पास है, भारत के पास भी, पाकिस्तान के पास भी है, रसिया के पास है, अमेरिका के पास है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का काल शुरू होता है। शीत युद्ध उसे कहते हैं जो विचारों में चलता है, जाएंगे तो पटक के मारेंगे उन्हें, तो ये शीत युद्ध है। धमकी दिया जाता है, शीत युद्ध वही शीत युद्ध है। गांव में भी होता है शीत युद्ध, बहुत मार मारेंगे, देखेंगे उन्हें, बताएंगे। जो तनाव होता है ना, वही शीत युद्ध है। अब जब तनाव शिथिल होता है, मतलब लोग समझदार होने लगे, चलो भैया लड़ेंगे तो खर्चा होगा, थाने पे जाएंगे, तो वो तनाव कम होता है, थोड़ा सा व्यवहार बढ़ता है, तो तनाव शैथिल्य होता है। चाहे गांव में, हाँ ये तो अंतर्राष्ट्रीय बात है, गांव की बात को लेकर मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर विकासशील देशों ने किस नीति को अपनाया? गुट निरपेक्ष नीति, जो जवाहरलाल नेहरू ने इसका इन्वेंशन किया था, जो आज भी अपनाई जा रही कि भैया हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। अभी रसिया कह रहा था हमारे साथ रहोगे, अमेरिका कह रहा था हमारे साथ रहोगे, तो नहीं, किसी भी गुट में रहने की जरूरत नहीं, हमें उनसे भी ज़रूरत है और उनसे भी ज़रूरत है। तो
शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर विकासशील देश यही करते हैं कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, हम बस न्यूट्रल रहेंगे, हमें सबसे ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 72, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 73, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वैचारिक संघर्ष का उदाहरण है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वैचारिक संघर्ष का उदाहरण है, अभी मैंने बताया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का संघर्ष, ये वैचारिक, यही शीत युद्ध है। दोनों का वैचारिक संघर्ष का उदाहरण, वैचारिक संघर्ष होता है, वैचारिक संघर्ष होता है कि तुम अपने वाले साथी से कहेगा तुमको तेल नहीं देना वहाँ पे, देखें कैसे तेल दे देते हो, अगर थोड़ा कमज़ोर रहेगा तो देखें तुम कैसे तेल दे दो, तेल अगर दे दिए भारत को तो बहुत पटक के मारेंगे। ये क्या हुआ? वैचारिक हुआ, यानी हमारे प्रति उसका विचार सही नहीं है, तो वैचारिक तनाव होता है, वही शीत युद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वैचारिक संघर्ष का उदाहरण सबसे बड़ा ये संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ, दोनों खूब विचारों में लड़ाई हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई शुरू करने की शक्ति है? संयुक्त राष्ट्र किस अंग को सामूहिक सुरक्षा शुरू करने की शक्ति है? सुरक्षा परिषद को। मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग हैं, 6 अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, ये 6 अंग हैं। 6 अंग में सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कुछ भी, अगर कुछ डिसीजन लेना है, सुरक्षा से संबंधित कुछ भी डिसीजन लेना है, जो परमाणु संपन्न देश हैं सभी की सहमति जरूरी है, तभी होगा, तो सुरक्षा परिषद इसमें है। क्वेश्चन नंबर 75, किस समझौते ने विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व सृजन का आधार प्रदान किया? किसने ऐसा किया? एक क्वेश्चन आपने सुन लिया, तो इसका ये ऑप्शन देखिए, ब्रेटन वुड समझौता। ब्रेटन वुड समझौता 1944 में हुआ था। इसी से IMF बना था, और इसी से जो भी कोष बने हैं इसी से बने हुए हैं। वर्ल्ड बैंक बना था, यूनिसेफ बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, नाटो का तात्पर्य है? नाटो का तात्पर्य नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन है, सैन्य संगठन है। नाटो के देश, आज 30 देश हैं नाटो में, वही यूक्रेन नाटो में ही जाना चाहता है। रसिया को इसी से तकलीफ भी है कि तुम यूक्रेन में नहीं जाओगे, नाटो में नहीं जाना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इनका पैक्ट क्या था? इनका संगठन क्या था? वारसा था, वारसा संधि थी, वो भी सैन्य संगठन है। क्वेश्चन नंबर 78, किस संगठन को चाइल्ड ऑफ वार की संज्ञा दी जाती है? किस संगठन को? लीग ऑफ नेशन को। वुडरो विल्सन ने, जैसे आज यूएनओ है ना, तो 1919 में वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति करना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कि शांति करने के लिए उन्होंने ऐसे यूएनओ की तरह लीग ऑफ नेशन रखा था, लीग ऑफ नेशन बनाया था, जिसे चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता है। उसी संगठन को चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता था, जिसको हिंदी में लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ कहा जाता है। हिंदी में राष्ट्र संघ, इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन। इंग्लिश में आ जाए तो लीग ऑफ नेशन सही रहेगा, कि अगर कहा जाए चाइल्ड ऑफ वार किसे कहा जाता है, तो लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए किस संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था? वुडरो विल्सन ही। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो वुडरो विल्सन मार दीजिए। अगर वहाँ के राष्ट्रपतियों का नाम आ रहा है तो वुडरो विल्सन ही ज़्यादातर सही हो जाएंगे, 90% सही हो जाएंगे। मान के चलिए कि सही होने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 80, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहीं यूरोपीय संघ की मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वहीं पे है। यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा हो जाएगा। आज यहीं तक, अगली वीडियो में अन्य सीरीज लेकर के आते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से देखना। और जितना भी मैं सीरीज करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है ये। इसी सीरीज को आप कर लो पूरा, बस देख लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लो, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।